गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अगले वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज अपन इस वीडियो लेक्चर में अपन ये देखेंगे कि संक्रमण धातु जो एलिमेंट्स हैं उनके m से m+2 या m+2 से m, क्योंकि अपन रिडक्शन पोटेंशियल का इस्तेमाल करते हैं मानक अपचयन विभव जब +2 ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित धातु आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके और m में चेंज होता है तो मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान कितने कितने प्राप्त होते हैं। ये देख रहे हो आप यहाँ, इसकी बात करने वाले हैं पूरी। यानी m+2 जब m में चेंज होता है तो मानक इलेक्ट्रोड विभवों के कितने कितने मान प्राप्त होते हैं। अब यहाँ मान दोनों टाइप के हैं, यानी रिडक्शन पोटेंशियल जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है वो देखो नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, दोनों मान है। यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। अब इससे क्या अनुमान लगाते हैं अपन, नेगेटिव और पॉजिटिव मानों का मतलब क्या है। तो देखो ऋणात्मक मानों का मतलब ये है, ऋणात्मक जो मान आपको दिखाई दे रहे हैं -2 से -0.5 तक, तो ऋणात्मक मान ये बताते हैं कि इनकी इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी, इन तत्वों की इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी हाइड्रोजन की तुलना में ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता, या यूं कह सकते हैं ऑक्सीकृत होने की क्षमता, यूं कह दो कि m के m+2 में जाने की प्रवृत्ति H2 हाफ के H+ में जाने की प्रवृत्ति से ज़्यादा है। m के m+2 में जाने की प्रवृत्ति हाफ H2 के H+ में परिवर्तित होने की प्रवृत्ति से ज़्यादा है। यानी जब ये दोनों उपस्थित होंगे तो ये बनेगा, ये नहीं बनेगा, तब मान होंगे कैसे, ऋणात्मक। यानी धातुएं जो हाइड्रोजन की तुलना में ऑक्सीकृत होने की अधिक प्रवृत्ति रखती है वो तो कैसे मान रखती है, ऋणात्मक। और जो मेटल्स हाइड्रोजन की तुलना में अपचित होने की ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति कम रखती है, जैसे देखो कॉपर, ये देखो 0 से ऊपर मान है प्लस में, और इसका कॉपर के लिए होता है +0.34 वैल्यू होती है इलेक्ट्रोड विभव की। m+2 2 इलेक्ट्रॉन m, इसमें परिवर्तन के इलेक्ट्रोड विभव के मान कॉपर के लिए कितने होते हैं, +0.34। ये क्या बताता है, ये मान यह बताता है कि कॉपर की ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति हाइड्रोजन की तुलना में कम है। यानी मैं यूँ कहूँ कि कॉपर +2 में परिवर्तित होकर 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, या हाफ H2 H+ में परिवर्तित होकर 1 इलेक्ट्रॉन त्यागे। जब ये दोनों उपस्थित होंगे तो उस परिस्थिति में हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज़्यादा है कॉपर की तुलना में, कॉपर की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति हाइड्रोजन से कम है, तब मान कैसे होंगे, धनात्मक। यानी अपन इन धातुओं को या तत्वों को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। आधे ऐसे होंगे जो हाइड्रोजन की तुलना में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज़्यादा रखते हैं, उनके लिए इलेक्ट्रोड विभव के मान होंगे ऋणात्मक। फिर आ जाता है हाइड्रोजन, इसके लिए होगा 0.0 वोल्ट। और इसके नीचे जो हैं जिनकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्या होती है, कम होती है, उनके होंगे मान धनात्मक। तो ऋणात्मक वालों की तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति हाइड्रोजन से ज़्यादा, और धनात्मक वालों की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती है, किससे, हाइड्रोजन से। यानी हाइड्रोजन से ही तुलना करेंगे, क्योंकि इसका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव अपन 0.0 वोल्ट लेके आ रहे हैं। क्लियर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो पहले ये ग्राफ देख लेते हैं अपन। इसमें देखो टाइटेनियम से जिंक तक के तत्वों के m+2 से m0 में, यानी +2 ऑक्सीकरण अवस्था से 0 ऑक्सीकरण अवस्था कैसे प्राप्त होगी, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे। तो उस स्थिति में मानक इलेक्ट्रोड विभवों के प्रेक्षित और परिकलित मान दिए गए।
प्रेक्षित मान जो है वो ऑब्जर्व मतलब अपन ने देखा वो प्रैक्टिकली, और परिकलित मतलब कैलकुलेशन से अनुमान लगाएं वो, तो वो लगभग सेम से ही हैं। तो देखो टाइटेनियम से वेनेडियम क्रोमियम तक ये क्या होते हैं, बढ़ते हैं, यानी माइनस से प्लस की तरफ, फिर एक बार घट गए, फिर वापस बढ़ गए, फिर घट गए, फिर बढ़ गए, और कॉपर में जाकर ये क्या हो गए, प्लस। देखो जीरो से ऊपर वैल्यू चली गई, ये सब जीरो से नीचे है, ये जीरो से ऊपर आ गया, और जीरो से ऊपर आते ही वैल्यू कैसी हो गई, धनात्मक। और कॉपर के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव की वैल्यू कितनी होती है, +0.34 होती है। अब कॉपर की धनात्मक वैल्यू क्या बताती है, कॉपर की धनात्मक वैल्यू ये बताती है कि कॉपर की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, कॉपर की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति हाइड्रोजन से क्या है, कम है। यदि ये दोनों उपस्थित हैं तो इलेक्ट्रॉन कौन देगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा, कॉपर नहीं देगा। यानी कॉपर की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति हाइड्रोजन से कम है, और जिनकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम है उनके लिए मान कैसे आते हैं, उनके मान आते हैं धनात्मक, और जिनकी हाइड्रोजन से ज़्यादा है त्यागने की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन, उनकी वैल्यू आती है नेगेटिव। इस पॉजिटिव नेगेटिव के पीछे अपन बात कर चुके हैं। तो कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक है, बाकी सबके ऋणात्मक है। क्लियर। चलिए अब देखो थोड़ा अपन आगे बढ़ते हैं। तो विलयन में ठोस धातु के M+2 आयन में रूपांतरण से संबंधित आंकड़े हैं, वो कुछ अपन नीचे देखेंगे। कॉपर का धनात्मक इलेक्ट्रोड विभव का मान इसकी अम्लों से H2 मुक्त करने की असमर्थता का स्पष्टीकरण देता है। जिनके इलेक्ट्रोड विभव के मान धनात्मक होते हैं वो अम्लों से हाइड्रोजन मुक्त नहीं कर पाते हैं। जैसे कॉपर HCl के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ हाइड्रोजन मुक्त नहीं होती है। वैसे धातुएं क्या करती है, अम्लों से, जैसे जिंक धातु है, इसकी HCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये ZnCl2 देती है और हाइड्रोजन देती है। कॉपर भी मेटल है, लेकिन ये अम्लों से हाइड्रोजन मुक्त नहीं कर पाती है, और जब अम्लों से हाइड्रोजन मुक्त नहीं कर पाती है वो धनात्मक इलेक्ट्रोड विभव के मान रखती है। जिंक के लिए ऋणात्मक होते हैं, कॉपर के लिए धनात्मक होते हैं। मेरे हिसाब से आपको बात क्लियर हो गई होगी। जो अम्लों से हाइड्रोजन मुक्त कर देते हैं, तो कॉपर का धनात्मक इलेक्ट्रोड विभव जो है वो अम्लों से हाइड्रोजन मुक्त करने की असमर्थता का स्पष्टीकरण देता है। लेकिन कुछ ऑक्सीकारक अम्ल जैसे नाइट्रिक अम्ल और गर्म सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में ये कॉपर के साथ रिएक्शन कर लेते हैं और ये अपचित हो जाते हैं। यानी CuHNO3 के साथ आपको पता है रिएक्शन करता है और कॉपर नाइट्रेट बना देता है। ये रिएक्शन अपन पढ़ चुके हैं। और जब ये ऑक्सीकृत होता है कॉपर, तो अम्ल क्या हो जाता है, अपचित हो जाता है। क्लियर। इनकी दो रिएक्शन अपन P ब्लॉक में पढ़ चुके हैं, उसकी बात हो रही है। अब देखो कॉपर के कॉपर+2 में रूपांतरण के लिए आवश्यक उच्च ऊर्जा। जब कॉपर को कॉपर+2 में रूपांतरित करेंगे तो इसके लिए क्या चाहिए, हाई एनर्जी चाहिए, उच्च ऊर्जा। और वो उच्च ऊर्जा इसकी जलयोजन एंथैल्पी से संतुलित नहीं हो पाती है। जलयोजन एंथैल्पी आप जानते हो, जब ये कॉपर+2 आयन जल अणुओं के साथ, ये कॉपर+2 आयन जल के अणुओं के साथ, ये जल अणु है, इसके साथ ये धनायन है, और ऑक्सीजन पर आपको पता है नेगेटिव चार्ज होगा। ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन। तो देखो ये जो अन्योन्य क्रिया हो रही है, इसमें जो एनर्जी निष्कासित होती है उसको कहते हैं जलयोजन एंथैल्पी। यानी इस धनायन की जल अणुओं के साथ जब अन्योन्य क्रिया होती है, परस्पर क्रिया होती है, तो निष्कासित होने वाली एनर्जी को क्या कहते हैं, जलयोजन एंथैल्पी कहते हैं। तो ये जलयोजन एंथैल्पी तो कम होती है, और यहाँ कॉपर से कॉपर+2 बनने के दौरान ज़्यादा ऊर्जा लगती है। यानी ΔIH1 प्रथम आयनन एंथैल्पी और द्वितीय आयनन एंथैल्पी के मान तो होते हैं उच्च, और ये बनने के बाद जल अणुओं के साथ अन्योन्य क्रिया से निष्कासित होने वाली एनर्जी यानी जलयोजन एंथैल्पी के मान कम होते हैं। इसलिए कॉपर का कॉपर+2 में रूपांतरण जो है वो क्या है, सामान्यतया नहीं हो पाता आसानी से। क्लियर। तो देखो
श्रेणी में इलेक्ट्रोड विभव के कम ऋणात्मक मानों की सामान्य प्रवृत्ति धातुओं के प्रथम और द्वितीयक आयनन एंथैल्पी के योग में सामान्यतः वृद्धि से संबंधित है। यदि इलेक्ट्रोड विभव के मान जो हैं कम ऋणात्मक प्राप्त हो रहे हैं तो प्रथम और द्वितीय आयनन एंथैल्पी के मान क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। इसलिए इलेक्ट्रोड विभव के मान क्या प्राप्त होते हैं, कम ऋणात्मक प्राप्त होते हैं। क्लियर। अब देखो, यह जानना रोचक है कि मैग्नीज, निकल और जिंक के इलेक्ट्रोड विभव के मान सामान्य प्रवृत्ति द्वारा अपेक्षित मानों से अधिक ऋणात्मक होते हैं। जितनी अपन कल्पना कर रहे हैं उससे ज़्यादा मान अपने को प्राप्त हो रहे हैं, मैग्नीज के, निकल के और जिंक के। इसका सामान्यतः कारण स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की प्राप्ति है। स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की प्राप्ति है। जैसे मैग्नीज में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो Mn+2 बना लेगा और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 3d5 स्थायी। जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो 3d10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी रह जाएगा। इसलिए इनके इलेक्ट्रोड विभव के मान क्या होते हैं, उच्च ऋणात्मक होते हैं। क्लियर। चलिए अब देखो, प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो तत्वों के उष्म रासायनिक मान यानी डेल्टा हाइड्रेशन H, जलयोजन एंथैल्पी के मान दे रखे हैं सबके, और M+2 से M में परिवर्तन के दौरान अपचयन के मानक इलेक्ट्रोड विभवों के मान दे रखे हैं। तो टाइटेनियम से लेकर के जिंक तक के तत्व हैं, इनकी कणन एंथैल्पी के मान दे रखे हैं। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन यानी परमाणुवीकरण की एंथैल्पी, यानी इनके परमाणुओं में अलग अलग होने के दौरान आवश्यक एनर्जी। फिर देखो, प्रथम आयनन एंथैल्पी के मान दे रखे हैं, बात कर चुके हैं। इनके अनियमित मान हैं, कभी बढ़ते हैं कभी घटते हैं। ये द्वितीय का आयनन एंथैल्पी के मान हैं और ये जलयोजन एंथैल्पी के मान हैं। यहाँ देखो, जिंक के लिए जलयोजन एंथैल्पी के मान जो हैं काफ़ी अधिक हैं। इसके अलावा निकल और कॉपर के भी उच्च जलयोजन एंथैल्पी के मान हैं। अब देखो, इलेक्ट्रोड विभव के मान देख लो और मान रटने की आवश्यकता नहीं है। टाइटेनियम -1.63, फिर वेनेडियम 1.18 माइनस, फिर -90.90, 1.18 माइनस में, फिर माइनस में, माइनस में, माइनस में, माइनस में, केवल किसको छोड़ करके, कॉपर को। ये इंपॉर्टेंट हो गया, मतलब कॉपर के मान धनात्मक होते हैं क्योंकि कॉपर की इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति क्या होती है, हाइड्रोजन की तुलना में कम होती है। या कॉपर +2 में जाने की प्रवृत्ति H2 के H+ में जाने की प्रवृत्ति से कम होती है। कॉपर +2 में जाने की प्रवृत्ति H2 के H+ में जाने की प्रवृत्ति से कम होती है। यानी यह नहीं बनता है, यह आसानी से बनता है जब ये दोनों उपस्थित होते हैं तब। क्लियर। तो ये तो बात हुई M+2 से M+ में परिवर्तन के दौरान इलेक्ट्रोड विभवों के मानों के। केवल कॉपर का धनात्मक है, बाकी सबके ऋणात्मक है। यानी मैं इन मेटल्स की और हाइड्रोजन की रिएक्शन कराऊं या अम्लों के साथ रिएक्शन कराऊं तो ये सब मेटल ऑक्सीकृत हो जाएंगी, लेकिन कॉपर ऑक्सीकृत नहीं होगा। देखो किस तरीके से, कोई भी मेटल है और H+ मौजूद है, केवल कॉपर को छोड़ करके सब किस में परिवर्तित हो जाएंगी, M+2 में, और हाइड्रोजन H+ से H2 में। यानी कॉपर के अतिरिक्त सभी धातुएं, ये सभी धातुएं आ गई कॉपर के अतिरिक्त, क्या कर देती है, H+ आयनों को H2 में अपचयित कर देती है। केवल कॉपर ऐसा नहीं कर पाता, इसलिए इसके मान कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं। क्लियर। अब देखो, थोड़ा अपन आगे बढ़ते हैं और मानक इलेक्ट्रोड विभवों के M+3 M+2 परिवर्तन में क्या प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी जब धातु M+2 से M+3 में कन्वर्ट होता है एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके, तब इलेक्ट्रोड विभवों के मान क्या होते हैं, किस प्रकार के प्राप्त होते हैं, ऋणात्मक होते हैं या
धनात्मक होते हैं, लेकिन लिखते टाइम अपन दर्शाएंगे तो इस रिएक्शन के लिए, लेकिन अपन इसको लिखते हैं M+3 एक इलेक्ट्रॉन और M+2 में परिवर्तन। यह है M+3 से M+2, यानी एक इलेक्ट्रॉन का लॉस या एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करने के दौरान इलेक्ट्रोड विभव में परिवर्तन। जब ये लूज करता है तो इसको अपन कहते हैं ऑक्सीकरण विभव, और जब ये एक्सेप्ट करता है तो अपचयन विभव। लेकिन अपन सभी रिएक्शंस को अपचयन विभव के रूप में लिखते हैं इस तरीके से। ये तो देखो, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करके M+2 से और M+3 में परिवर्तित हो जाता है, उसके इलेक्ट्रोड विभव के मान क्या होते हैं? उच्च ऋणात्मक होते हैं। देखो थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। M+3 M+2 के मानों का अवलोकन यदि अपन करें तो स्कैंडियम के लिए इसका निम्न मान, अभी ये टेबल देखेंगे अपन, स्कैंडियम के लिए इसका निम्न मान स्कैंडियम+3 के स्थायित्व को दर्शाता है। निम्न मान प्राप्त होता है इलेक्ट्रोड विभव स्कैंडियम के लिए, यानी स्कैंडियम जब Sc+2 से Sc+3 में परिवर्तित होता है तो इसके लिए क्या होता है? निम्न मान प्राप्त होता है इलेक्ट्रोड विभव का। ऐसा क्यों है? क्योंकि स्कैंडियम+3 में परिवर्तित होते ही क्या कर लेगा? आर्गन विन्यास प्राप्त कर लेगा। स्कैंडियम कितने नंबर पे आता है? 21 पे। आर्गन 18 और 3 इसमें से निकल गए तो स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है, इसलिए इसके मानक इलेक्ट्रोड विभव के निम्न मान प्राप्त होते हैं। क्लियर? अब देखो आगे बढ़ते हैं। जिंक के लिए इसके उच्चतम मान का कारण जिंक+2 के स्थायी D10 विन्यास से एक इलेक्ट्रॉन का हटना है। अब जिंक के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव के उच्च मान यानी धनात्मक मान, उच्च मान मतलब धनात्मक मान, निम्न मान मतलब ऋणात्मक मान। उच्च मान ये प्रदर्शित करते हैं कि जिंक का 3D10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब जिंक जब +2 में होगा तो उसका 3D10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब जिंक से जिंक+2 से जिंक+3 में ले जाना चाह रहे हैं अपन, और जिंक+3 में जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास स्थायी 3D10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है और इसकी तृतीयक आयनन एंथैल्पी के मान बहुत ज़्यादा उच्च हैं, इसलिए ऐसा नहीं होगा। इसलिए इसके मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान जो हैं वो क्या प्राप्त होते हैं? उच्च प्राप्त होते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्नीज के लिए अपेक्षाकृत उच्च मान। अब मैग्नीज +2 में होगा तो आपको पता है उसके Mn+2 में, तो उसके पास स्थायी 3D5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। अर्धभरा 1 2 3 4 और 5 अर्धभरा D5 विन्यास होगा, विशेष रूप से स्थायी होगा, इसलिए इसके उच्च मान प्राप्त होंगे। क्लियर? जबकि Fe के अपेक्षाकृत निम्न मान Fe+3 के D5 के अतिरिक्त स्थायित्व को दर्शाते हैं। अब देखो Fe+3 को देख लेते हैं। Fe+2 से +3 में परिवर्तन के मान निम्न प्राप्त होते हैं इलेक्ट्रोड विभव के। जब Fe+2 से Fe+3 में बदलता है तो इलेक्ट्रोड विभव के निम्न मान देखो। Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D6 4s2 होता है। Fe का जब Fe+2 में होगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे, तो ये बच जाएगा 3D6। अब Fe+2 से क्या करना है? ये तो Fe+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब Fe+2 से अपने को जाना है Fe+3 में। तो इस स्थिति में, यानी इस स्थिति के लिए इलेक्ट्रोड विभव के निम्न मान, यानी इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलना है, और जैसे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या बन जाएगा? 3D5। और 3D5 आपको पता है अर्धभरा स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो Fe+2 से Fe+3 में जाते ही क्या होगा? स्थायी 3D5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त हो जाता है। इसलिए इस परिवर्तन के लिए Fe से Fe+2 के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान जो हैं वो क्या प्राप्त होते हैं? कम प्राप्त होते हैं, निम्न प्राप्त होते हैं। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं अपन। वेनेडियम के अपेक्षाकृत निम्न मान V+2 के स्थायित्व से संबंधित है। अर्धभरा T2G स्तर। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम कितने नंबर पे? 23 नंबर पे। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम 3D3 4s2।
वेनेडियम के अपेक्षाकृत निम्न मान V+2 के स्थायित्व से संबंधित है। क्या है? V+2 के स्थायित्व से संबंधित है। अब देखो वेनेडियम के लिए, वेनेडियम के अपेक्षाकृत निम्न मान V+2 के स्थायित्व से संबंधित है। V+2 का स्थायित्व है T2G अर्धभरा, यानी D के 2 हैं। अगले चैप्टर में अपन देखेंगे D जो है वो 2 भागों में विभाजित हो जाता है, T2G और Eg। तो वेनेडियम जब +2 में होता है तो इसके निम्न मान प्राप्त होते हैं। देखो वेनेडियम होता है 3D3 4s2। जब ये +2 में होगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हटा देंगे, 3 इलेक्ट्रॉन बच गए, 1 2 3। इस निचले ऊर्जा स्तर को कहते हैं T2G और ऊपर वाले को कहते हैं Eg। तो ये हो गया अर्धभरा T2G, अर्धभरा T2G। इसमें T2G में देखो 3 कक्षा के 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और 3 भरे हुए हैं, तो ये अर्धभरा T2G स्तर है। इसलिए वेनेडियम +2 के मान भी निम्न प्राप्त होते हैं। क्लियर?